हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। आज पहले जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है, इसका डिटेल्स जान लेते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जितना मेरे से हो सके एसएससी सीजीएल के बारे में पूरा डिटेल्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लगभग 32 पोस्ट होते हैं। तो स्टूडेंट को कभी कभी पता नहीं चलता है कि कैसा कौन पोस्ट है, क्या ये एग्ज़ाम कैसे होता है, कितना इसका टायर होता है। ये सब डिटेल्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं मेरे एक्सपीरियंस से ही ये सब कहूँगी आपको, क्योंकि मैंने भी 2013 बैच में दिया था एसएससी सीजीएल एंड एज अ एएसओ अभी पोस्टेड हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि एसएससी है क्या। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट को रिक्रूट करते हैं। जैसे यूपीएससी करते हैं ग्रुप ए के लिए, वैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी और सी पोस्ट जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, जिसके लिए इसको मिनी आईएएस भी कहा जाते हैं। एंड अभी क्या हुआ है हमारे लिए एडवांटेज कि यूपीएससी जैसे एनुअल कैलेंडर निकालते हैं उसका एग्ज़ाम का, एसएससी भी वैसे एनुअल कैलेंडर निकालते हैं। एसएससी सिर्फ सीजीएल कंडक्ट नहीं करते हैं, जैसे सीएचएसएल जो हायर सेकेंडरी लेवल का होता है, या एमटीएस का एग्ज़ाम, या जेई का एग्ज़ाम, या सीपीआईओ का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम एसएससी के अंदर आते हैं, एसएससी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन सारे एग्ज़ाम का एक लिस्ट मतलब कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर कब हो सकता है एग्ज़ाम, इसका रिक्रूटमेंट का मतलब नोटिफिकेशन कब निकलेगा, उसका लास्ट डेट कब है, ये सब करके कैलेंडर निकलता है हर साल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी ये सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं हर साल, लगभग हर साल ही करते हैं, 1-2 साल बीच में स्किप हो जाते हैं, कोई मतलब कोई सिचुएशन के वजह से, मतलब डिले हो गया, या ऐसे जैसे अभी कोविड सिचुएशन है इस वजह से, और कोई केस चल रहा है इस वजह से, या इसलिए डिले हो सकता है। जनरली हर साल ही होता है। हाँ, ये यहाँ पे 32 टोटल पोस्ट होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है तो ग्रेजुएशन इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब ये बेसिक होता है, अब डिफरेंट अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ये है एसएससी सीजीएल का पे मैट्रिक्स। एसएससी सीजीएल नहीं, ये 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जहाँ पे हमारा ये है लेवल 4 और ये है लेवल 8। ये लेवल 4 टू लेवल 8 आते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। मतलब ये इसके अंदर ही आपका सैलरी होगा, जैसे जिनका जो लेवल में जिनका पोस्ट मिलेगा उसी। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी है 25,500 एंड 4800 जो ग्रेड पे है लेवल 8, उसमें स्टार्टिंग सैलरी है 47,600। ये बेसिक सैलरी यहाँ पे दिया जाता है। इसके ऊपर डीए, एचआरए, टीए ये सब लगता है, और डिडक्शन में टैक्स डिडक्ट होता है, हेल्थ जो इंश्योरेंस है उसके लिए पैसे डिडक्ट होते हैं, और एनपीएस का डिडक्ट होते हैं। ठीक है, लगभग इतना आपको सैलरी मिलेगा, ये आप पे मैट्रिक्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम पोस्ट के बारे में डिटेल्स पता कर लेते हैं कि कौन सा पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलता है। टोटल हमने पहले ही बता दिया 32 पोस्ट मिलता है। पे लेवल 8 में 2 पोस्ट हैं। ये पहले नहीं था हम जब एग्ज़ाम देते थे, बट अभी ये 3-4 साल पहले इसको चालू किया है। जैसे 2 इसमें पे लेवल 8 में आते हैं पोस्ट, एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। जो ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर दोनों ही कैग के अंदर आते हैं। कैग के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनका पोस्टिंग होता है, एंड ये ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है। यही 2 पोस्ट हैं गेजेटेड पोस्ट जो एसएससी सीजीएल के थ्रू अभी लिया जाता है, बट ये नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, मतलब मिनिस्ट्री में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, मिनिस्ट्री का स्टाफ नहीं होता है। ये जो पोस्ट में जिन लोगों को रिक्रूट होता है वो कैग का स्टाफ होता है। ये फिजिकल डिजेबिलिटी ये आप देख लेना जो इसमें है, मतलब परमिसेबल है, और एज लिमिट दोनों का ही मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। नेक्स्ट है पे लेवल 7 का। पे लेवल 7 का ही मैक्सिमम पोस्ट होता है इसमें। फर्स्ट जो होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट। सेक्शन ऑफिसर सीएसएस के अंडर आते हैं, सीएसएस कैडर होता है उनका, ये भी ग्रुप बी के अंदर आते हैं। इनका एज लिमिट है 20 to 30। ठीक है, अब ये सारे एएसओ पोस्ट हैं जितना आप देख रहे हो, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 ये एएसओ पोस्ट है। बीच में कहीं ये भी पहले असिस्टेंट ही थे, बाद में इनका नाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किया था, बट 2 पोस्ट यहाँ के अभी भी असिस्टेंट करके ही है, बट काम सबका लगभग सेम ही है। सारे ग्रुप बी पोस्ट हैं और 20 to 30 ईयर्स इसका एज लिमिट है, एक्सेप्ट
ये एक असिस्टेंट पोस्ट है जिनका एज लिमिट 18 से स्टार्ट होता है। और ये जो आईबी का असिस्टेंट है उसका मिनिमम एज लिमिट नहीं दिया हुआ है, नॉट एक्सीडिंग मतलब मैक्सिमम एज लिमिट 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो एएसओ सीएसएस का होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें एक एडवांटेज होता है, मैं जो पोस्ट में हूँ इसका ये एडवांटेज है कि ये आपका लगभग नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, मतलब ये मिनिस्टरियल जॉब है, तो पूरे आपका पूरा जो पीरियड होएगा वो आपका दिल्ली में ही कटेगा। ठीक है, दिल्ली में ही इसका जनरली पोस्टिंग होता है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी एएसओ पोस्ट है, ये भी अच्छा पोस्ट है। और जो एमईए में पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वहाँ पे आपका आउट ऑफ इंडिया पोस्टिंग होगा, पहले ही नहीं होगा, मतलब बाद में होगा, आपको आउट ऑफ इंडिया पोस्टिंग लेना ही पड़ेगा एएसओ। इसके लिए भी ये भी मतलब टॉप पोस्ट में आते हैं, जिनका सीजीएल का जितना भी पोस्ट होता है ये टॉप में ही आते हैं, इसके लिए मतलब हाई मार्क्स की ज़रूरत पड़ता है। फिर जो इंस्पेक्टर वगैरह के पोस्ट होता है, जैसे ये सीबीडीटी में जो डायरेक्ट टैक्स में है, इनकम टैक्स में, उसका इंस्पेक्टर है, वो ग्रुप सी में आते हैं। ठीक है, और सीबीआईसी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, उसका तीन होता है, एक एक्साइज ऑफिसर इंस्पेक्टर होता है, एक प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट होता है और एक एग्जामिनर का पोस्ट होता है। इसमें भी सारे मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, मैक्सिमम मतलब सारे जो पोस्ट है ना मैक्सिमम 20 to 30 ईयर्स या नॉट एक्सीडिंग मतलब मैक्सिमम एज लिमिट 30 होता है। कुछ पोस्ट होता है 18 to 30 ईयर्स होता है, वो मैं यहाँ पे सारी लिस्ट करके दी हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो अगर आपको जानकारी चाहिए। इसके बाद आते हैं एक डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो भी ग्रुप बी पोस्ट है। यहाँ पे सारे ग्रुप बी पोस्ट है, सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो सीबीडीटी के अंडर आते हैं वो ग्रुप सी पोस्ट है। उसके बाद सीबीआई का सब इंस्पेक्टर है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी इंस्पेक्टर पोस्ट है, एंड नारकोटिक्स में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी इंस्पेक्टर पोस्ट है। ये गया लेवल 7 का। अब पे लेवल 6 का कुछ जितने सारे पोस्ट हैं वो देख लेते हैं। यही 19 to 23 ये पे लेवल 6 का पोस्ट है, जिसमें आते हैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और एक अच्छा पोस्ट आते हैं जो है डिविशनल अकाउंटेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ये भी कैग के अंदर है, ये सारे ग्रुप बी पोस्ट हैं, सारी लगभग 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। ये डिविशनल अकाउंटेंट में आपको स्टेट पोस्टिंग मिलता है, अगर आपका मार्क्स अच्छा हो तो आपको अपने स्टेट में पोस्टिंग मिल जाएगा। और इसमें भी ट्रांसफ़र अपने स्टेट के अंदर ही होता है, बाहर ट्रांसफ़र बहुत ही कम होता है। फिर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है, जो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, उसमें 32 ईयर्स तक आप इसको दे सकते हो। ठीक है, फिर पे लेवल 5 में आते हैं ऑडिटर पोस्ट। ऑडिटर पोस्ट एक कैग में आते हैं, एक मिनिस्ट्री में आते हैं और एक सीजीडीए में आते हैं, मतलब डिफेंस अकाउंट्स में। डिफेंस अकाउंट्स में ऑडिटर पोस्ट आते हैं। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट मिनिस्ट्री में भी, सारे मिनिस्ट्री में भी आते हैं या कैग के अंदर आते हैं। ये सारे 18 to 27 ईयर्स तक है इसका एज लिमिट। ये सब पोस्ट ग्रुप सी के अंदर आते हैं। फिर पे लेवल 4 में क्या है, पे लेवल 4 में यूडीसी रिक्रूट करते हैं, टैक्स असिस्टेंट रिक्रूट करते हैं, सब इंस्पेक्टर रिक्रूट करते हैं। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट एक सीबीडीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंदर, एक सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। इसमें भी एज लिमिट सारे 18 to 27 ईयर्स होते हैं, सारे ग्रुप सी पोस्ट होते हैं। ठीक है, जो यूडीसी का पोस्ट होता है उसका नाम अभी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट किया हुआ है, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी हैं उनका कैडर है CSCS। ये 32 टोटल पोस्ट है। मैंने जितना मुझसे हो सके मैंने पोस्ट का डिटेल्स आपको दे दिया। इसके अलावा भी आपको किसी भी पोस्ट के बारे में कुछ जानना हो, पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं, मतलब इतने सारे पोस्ट हमने कहाँ की, इतने सारे पोस्ट है, अब इस सारे पोस्ट का काम क्या है, क्या जॉब मिलेगा आपको कौन से पोस्ट मिलने से, वो पहले देख लेते हैं। पहले ही आते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट मतलब इनका काम ऑडिटिंग होगा। ठीक है, ये ऑडिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो PSU का ऑडिट होता है इसमें ये असिस्ट करते हैं ऑफिसर को, हायर ऑफिसर को। ठीक है, इनको इंस्पेक्शन के लिए ट्रैवल करना पड़ता है इधर उधर, उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है आपको। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये जैसे ऑडिट ऑफिसर जैसे ऑडिट करते हैं अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट्स के फैक्ट चेकिंग करते हैं, ये भी ऑडिट करते हैं, डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग, सारे ट्रांजैक्शन का, गवर्नमेंट में जितना ट्रांजैक्शन होता है, सैलरी होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल का, ये सारे जो होते हैं उनका अकाउंटिंग का पोर्शन जो है वो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ये काम संभालते हैं। इनको भी ट्रैवल करना पड़ता है ऑडिट अकाउंट्स इंस्पेक्शन के लिए, उसके लिए भी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं। इसके बाद आते हैं ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये लगभग डेस्क जॉब है, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने डेस्क के बैठ के काम करोगे। ये जो मिनिस्ट्री का जो सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस है सबसे लोएस्ट पोस्ट होता है। इसमें क्या है, आपका फाइल वर्क ही सबसे ज़्यादा है, आपको फाइल पे काम करना है। जितने सारे पॉलिसी बनता है गवर्नमेंट का आपसे इनिशिएट होगा वो सारे काम। ठीक है, बाकी जो असिस्टेंट बाकी जो मिनिस्ट्री में है
जो असिस्टेंट पोस्ट है उनका भी यही है कि फाइल कंपाइल करना, रिपोर्ट करना, ट्रैक रखना सारे फाइल को, ये सारे क्लरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है। अब ये जो इनकम टैक्स ऑफिस इंस्पेक्टर है, ये तो एकदम सीजीएल का टॉप पोस्ट है अभी, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी पोस्ट में जाते हैं। ये तो आपको पता ही है, जो टैक्स हम लोग पे करते हैं इनकम का, उसका सारे जिम्मेदारी, मतलब कैसे कौन दे रहा है नहीं दे रहा है, रेट करना, जो नहीं दे रहा है, ये सब काम इंस्पेक्टर लोग करते हैं। खूबी बहुत ही ये रिस्पेक्टफुल है जॉब अपने सोसाइटी में, ठीक है। या जो टीडीएस भी करते हैं उसका रिफ़ंड जो क्लेम करते हैं लोग, वो सब काम भी इंस्पेक्टर देखते हैं। अब एक्साइज इंस्पेक्टर क्या करते हैं, हम जो एक्साइज ड्यूटी जो पे करते हैं या इनका भी काम रेट करना होता है, स्मगलिंग को प्रिवेंट करना होता है, ये सब चेक करते हैं। ये सब मतलब एयरपोर्ट वगैरह में इनका पोस्टिंग भी होता है। इसके बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉडरी, ये सब प्रिवेंट करते हैं, इन सब का काम ये देखते हैं। फिर सब इंस्पेक्टर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सब होता है। इंस्पेक्टर देखते हैं कि इलीगल मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो रहा है कि नहीं, ओपियम, अफीम का ट्रांसपोर्ट, ये सब देखते हैं इंस्पेक्टर। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर क्या करते हैं, जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंट्री, टैब्यूलेशन, इसका काम में असिस्ट करते हैं ऑफिसर लोगों को, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का भी एक पोस्ट होता है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट, सर्वे रिपोर्ट्स प्रिपेयर, एडिटिंग, कंपाइलिंग, एग्जिस्टिंग डेटा का कंपाइलेशन करना, ये सब करते हैं। फिर जो ग्रुप सी पोस्ट होते हैं, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ये ऑडिटर जो ऑफिसर करते हैं, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, उनका असिस्ट ये लोग करते हैं। यूडीसी क्या करते हैं, ये क्लरिकल जॉब करते हैं। यूडीसी एएसओ का जो काम है उनमें असिस्ट करते हैं एएसओ को। यूडीसी सारे फाइल का रिकॉर्ड रखना, डेटा एंट्री करना। टैक्स असिस्टेंट भी टैक्स इंस्पेक्टर जो होता है इनकम टैक्स, उनका असिस्ट करते हैं, ये सब काम होता है, ठीक है। आप एक बार देख लेना ये लिस्ट। अब ये जो सारे जो पोस्ट है, इसमें अलग अलग पोस्ट में अलग अलग करियर ग्रोथ, अलग अलग प्रमोशन होता है। प्रमोशन लगभग ठीक है इसमें। अब आप बैंक का या प्राइवेट से कंपैरिजन करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उतना फ्रिक्वेंट प्रमोशन नहीं होता है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 5 साल, 6 साल, 8 साल, कहीं कहीं 10 साल भी वेट करना पड़ता है एक प्रमोशन के लिए। बट यहाँ पे काम आपका ठीक तरीके का है। जैसे मैं एएसओ का बोल सकती हूँ, डेस्क जॉब है, शांति का जॉब है, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, शांति से आप अपने सीट पे बैठ के काम कर सकते हो। बट फर्दर ग्रोथ भी ऑर्गेनाइजेशन में है, ये नहीं कि आप एक ही सीट में पूरे लाइफ कटा दोगे, ठीक है। और एएसओ का पोस्टिंग में तो आप डिफरेंट मिनिस्ट्री में भी आपका पोस्टिंग होएगा, तो आपको बोर फील नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ना सारे डिज़ेबिलिटीज़, मतलब एएसओ में कौन से डिज़ेबिलिटी परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, ये सब मैंने ये भी दिखा दिया आपको। AFHQ में जो एएसओ है उनके लिए, CGDA के अंदर जो ऑडिटर है उनके लिए, जेएसओ मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है उनका ये सब डिज़ेबिलिटी अलाउ है। ये उसका एब्रीविएशन है, ये हम डिटेल्स में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको जहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप देख लेना। अब एज रिलैक्सेशन, वैसे तो सारे एज मैंने टेबल पे ही बता दिया है कि किसका मैक्सिमम एज लिमिट कितना है। अब आपको तो पता ही, आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो तो एज रिलैक्सेशन होता है। जैसे SC/ST के लिए 5 साल होता है, OBC के लिए 3 साल होता है, PWD के लिए 10 साल होता है। PWD प्लस OBC के लिए 13 साल और PWD प्लस SC/ST के लिए 15 ईयर्स। अब अगर कोई एक सर्विसमैन हो तो 3 ईयर्स है, वो एक कहीं पे कई रूल है, ये आप देख लेना। ये जो एज रिलैक्सेशन का लिस्ट है, ये ग्रुप बी के लिए है। अब ग्रुप बी सी के लिए, अब ग्रुप सी के लिए कुछ स्पेशल परमिशन है। जैसे अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो 3 साल रेगुलर हो चुके हो, उनके लिए 40 एज लिमिट होता है मैक्सिमम। आप ग्रुप सी एग्ज़ाम दे सकते हो। अब उनके ऊपर अगर कोई SC/ST हो तो वो 45 ईयर्स तक दे सकते हैं। विडो, डाइवोर्स वोमेन या जुडिशियली सेपरेटेड वोमेन जो रीमैरी नहीं किया है उनके लिए 35 ईयर्स, और वो अगर SC/ST के अंदर आते हैं तो 40 ईयर्स। ये सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, ठीक है। अब जो एज रिलैक्सेशन, ये से मतलब एक सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है वो उनका सन, डॉटर, ये जो एक सर्विसमैन का डिपेंडेंट है उनके लिए लागू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो कैंडिडेट है वो अपने आप को एक सर्विसमैन के कैटेगरी में ना दे, मतलब वो लोग एक सर्विसमैन के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये स्पेशली SSC के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब कैंडिडेट का नेशनलिटी क्या होगा, सिटीजनशिप क्या होगा जो SSC CGL दे सकते हैं। एक तो इंडिया का सिटीज़न हो सकता है, नेपाल भूटान का हो सकता है, तिब्बतन रिफ्यूजी हो सकता है, या इंडियन ऑरिजिन जो माइग्रेटेड हुआ है ये सब कंट्री में, बट उनका इंटेंशन है कि परमानेंटली वो इंडिया में सेटल होंगे, उनके लिए ये एग्ज़ाम है। अब मेन चीज़ जान लेते हैं कि इसके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए। जो 2
पे लेवल 8 का जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, उनके लिए तो बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ये तो एसएससी सीजीएल का सभी के लिए है। अब डिज़ायरेबल क्या क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैनेजमेंट कोई कोर्स किया है, एमबीए किया है, या इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में किया है, ठीक है, वो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और इनके लिए और एक चीज़, ये जब प्रोबेशन में रहेंगे तो इनको क्वालिफाई करने के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसको कहते हैं सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन अगर वो पास करे तभी वो कंफर्म होंगे, रेगुलर होंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, नहीं तो उनका प्रमोशन में बहुत दिक्कत होगा। तो ये एग्ज़ाम उनको क्लियर करना ही है। फिर है जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी बैचलर डिग्री तो कंपलसरी है, बट इनके लिए मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए एवं उसके लिए 60% मार्क्स भी उसमें होना चाहिए। और अगर ये ना हो तो उनका बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये जेएसओ पोस्ट के लिए है। अब बाकी जो सारे पोस्ट हैं उनके लिए सिर्फ बैचलर डिग्री काफ़ी है कि आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है। अब कोई अगर फाइनल ईयर अपीयर कर रहे हैं तो वो भी ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट नोटिफिकेशन के पहले उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट। वो कुछ स्पेसिफिक डेट दिया हुआ होता है नोटिफिकेशन में, वो आप देख लेना कि उसके अंदर आपका फाइनल ईयर मार्कशीट या सर्टिफिकेट आ जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब एप्लीकेशन फ़ी क्या होता है? एप्लीकेशन फ़ी सारे जो बैंक का एग्ज़ाम होता है, ये दूसरा एग्ज़ाम पीएसयू का एग्ज़ाम होता है, उससे बहुत ही कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फ़ी जैसे एसएससी सीजीएल के लिए 100 रुपीज़ है, बट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट ये सब एग्जाम्प्ट है, इनको फ़ी नहीं देना पड़ता है। अब स्कीम जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन कितने कितने टायर में होता है। हमें सबको पता है कि ये 4 टायर में होता है। पहले तो इसका इंटरव्यू होता था हम जब एग्ज़ाम दिए थे, बट अभी इंटरव्यू हटा दिया गया है। अब उसके बदले में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लाया गया है जो टायर 3 में आते हैं। तो टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जो एमसीक्यू टाइप्स का होता है। टायर 2 में भी वैसे ही होता है, एमसीक्यू टाइप्स का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। बट टायर 3 में क्या होता है, पेन एंड पेपर मोड होता है एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। एंड टायर 4 में जहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब जिस पोस्ट के लिए चाहिए उनके लिए कंप्यूटर एक टेस्ट होता है प्रोफिशिएंसी, एंड एक डेटा एंट्री का एक टेस्ट होता है। बट ये सब पोस्ट के लिए नहीं होता है, जो पोस्ट में ये चाहिए उन पोस्ट के लिए ही होता है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो आंसर की है कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है वो कमीशन के वेबसाइट में दिया हुआ रहता है। अगर कोई कैंडिडेट को वो उसके ऊपर कोई ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन देना होता, मतलब उनको लगा कि ये आंसर की गलत है तो उनको ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन देना है, तो वो सिर्फ ऑनलाइन ही इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एक टाइम पीरियड दिया होता है, वो टाइम लिमिट के अंदर, एंड पर क्वेश्चन के लिए उनको 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। आप चैलेंज कर रहे हो तो चैलेंज करने के लिए 100 रुपीज़ देना पड़ता है, बट आप स्कोर को रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो वो लोग स्कोर प्रोवाइड करेंगे वही आपका फाइनल होगा। फिर अभी देख लेते हैं कि टायर 1 में कौन सा सब्जेक्ट आते हैं टायर 2 में। जैसे टायर 1 में 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट्स। एक तो रीजनिंग होता है, दूसरा जनरल अवेयरनेस होता है। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका स्टैटिक जीके पोर्शन रहता है एंड करंट अफेयर्स रहते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है जिसके अंदर मैथ्स आते हैं, एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होता है। सभी में 25 क्वेश्चन होता है, एंड पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है, तो हर पार्ट में 50 मार्क्स होता है। किसी का सेक्शनल कट ऑफ या सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता है, ओवरऑल आपका दिया जाता है। ओवरऑल कट ऑफ या ओवरऑल टाइम 1 आवर का आपको दिया जाता है, ठीक है। कोई स्क्राइब यूज़ कर रहा है तो 1 आवर 20 मिनट्स का उसको दिया जाता है। अब पेपर 2 में क्या आते हैं? पेपर 2 में आते हैं एक क्वांटी आते हैं जो मैथ का पेपर होता है, और एक इंग्लिश आते हैं। ये तो जनरल सबके लिए है, जहाँ पे क्वांटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का होता है। एंड इंग्लिश का जो है वो टोटल 200 क्वेश्चन होता है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का होता है। एंड पर पेपर के लिए आपको 2 आवर्स चाहिए होता है। अब जो एक्स्ट्रा पेपर होता है, जो एक पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स होता है। ये सिर्फ जेएसओ के लिए है, जेएसओ पोस्ट के लिए है। और एक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है जो अभी पे लेवल 8 का जो नया नहीं बोलूँगी मैं, मेरे टाइम में नहीं था, बट अभी हो गया है 4-5 साल जो पोस्ट आए हैं उनके लिए ये पेपर 4 है। पेपर 4 क्लियर करना पड़ता है। वहाँ पे भी 100 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स, एंड पर पेपर 2 आवर्स का टाइम लिमिट होता है। ये टोटल स्कीम है टायर 1 एंड टायर 2 का, ठीक है। अब टायर 1 एंड टायर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, पहले ही बोल दी हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, एंड इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही दिया हुआ रहता है। एंड
नेगेटिव मार्किंग इसका 0.5 होता है पर क्वेश्चन, क्योंकि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आप गलत करोगे तो 0.5 नेगेटिव हो जाएगा। टायर 2 में जहाँ पे क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जैसे इंग्लिश पेपर में, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है, और जहाँ पे जैसे पेपर 1, 3 एंड 4, मैंने कहा पेपर 1, 3 एंड 4 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ईच क्वेश्चन, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.5 का होगा। ठीक है। टायर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 सबके लिए कंपलसरी है, मैंने बता दिया, और पेपर 3 जो है वो JSO के लिए है कंपलसरी, और पेपर 4 जो है वो जो असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके लिए पेपर 4 देना पड़ेगा, या वो जो ऑप्शन देंगे जो लोग, वो लोगों के लिए पेपर 4 है। अब जो टायर 3 है, जहाँ पे पेन एंड पेपर मोड में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव, उसमें क्या आएगा, उसमें आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, वो राइटिंग स्किल आपके चेक करने के लिए, जैसे एसे है, प्रेसिस है, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब, वो भी 100 मार्क्स का होता है, एंड 1 आवर उसके लिए टाइम लिमिट होता है। मुझे लगता है ये इंटरव्यू से अच्छा है, क्योंकि ये सब काम ही आपको बाद में जाके करना पड़ेगा, आपको लेटर लिखना पड़ेगा, फाइल बनाना पड़ेगा, जैसे हमारे ASO पोस्ट में करना पड़ता है। तो ये टायर 3 जो स्कीम लाए हैं नया, जो ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ठीक है। अब टायर 4 में है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के अंदर आते हैं कंप्यूटर एक चेकिंग करेंगे, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डेटा एंट्री टेस्ट, ये दोनों होता है, बट सारे पोस्ट के लिए नहीं होता है। अब टायर 3 में पेपर जो है वो आप आइदर हिंदी में दे सकते हो और इंग्लिश में दे सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आधा हिंदी में लिख दिया, आधा इंग्लिश में लिख दिया, ऐसे करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा पेपर। ठीक है। अब टायर 3 में क्या है, आपको रोल नंबर लिखना है, आंसर बुक के ऊपर सिग्नेचर करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। ठीक है। अब ये सब नहीं करोगे तो भी आपको टायर 3 में 0 मार्क्स मिलेंगे। अब पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखना है, मतलब इनसाइड द आंसर बुक नाम, एड्रेस, ये सब नहीं लिखना है कैंडिडेट को। ठीक है। अब अगर कोई, ये तो सभी में लिखा है कि फेलियर टू adhere to these instructions will be treated as unfair, means such candidates will be awarded 0 marks and their candidature will be rejected। अब स्किल टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। स्किल टेस्ट क्या है? एक तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, आपको स्पीड कितना है, टाइप टेस्ट जिसको कहते हैं, वो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स में जो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट होता है उसके लिए आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। कितना ना 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर, ये देखा जाता है, बट इतना आपको टाइप नहीं करना पड़ता है। वो एक पैसेज दिया हुआ रहता है जो 2000 की का होता है, वो 15 मिनट्स आपको टाइम देगा, उसके अंदर आपको करके देना है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका नंबर कहीं पर ऐड नहीं होता है, इसको आप जस्ट पास करना है। ठीक है। अब जो कंप्यूटर है वो सेंटर में कमीशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो CPT टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आपका वर्ड का नॉलेज चेक करेंगे, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल में आपका कैसा नॉलेज है, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कैसे बनाते हो। ये 3 टाइप का आपका एग्जाम होता है वहाँ पे। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए होता है, CSS, MEA, AFHQ, या असिस्टेंट जो अदर्स पोस्ट होता है, असिस्टेंट पोस्ट सारे मिनिस्ट्रियों में, एक्साइज में, और एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, CBIC, ये सारे पोस्ट के लिए ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। मैंने पहले ही कह चुकी थी कि सारे पोस्ट के लिए ये स्किल टेस्ट नहीं होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ये 2 स्किल टेस्ट होता है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया कौन सी पोस्ट के लिए होता है। अब इसके लिए भी 15 मिनट्स आपको अलॉट होगा ईच मॉड्यूल के लिए। 3 मॉड्यूल होते हैं, एक वर्ड का होता है, एक एक्सेल का होता है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। ईच पार्ट के लिए आपको 15 मिनट्स मिलेगा, एक के बाद एक आएगा ऐसा मॉड्यूल। ठीक है। फिर टेस्ट आपको करना है, 2000 की डिप्रेशन करना है जो वर्ड का है। अब मॉड्यूल 2 में क्या है, एक स्प्रेडशीट आपको दिया रहेगा, वहाँ पे स्प्रेडशीट मतलब एक एक्सेल शीट आपको बनाना है, और 3 में आपका एक प्रेजेंटेशन बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो टेस्ट आपको दिया हुआ रहेगा उसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन उस हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है। अब ये भी जो CPT टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको सिर्फ 3 मॉड्यूल पास करना है, यहाँ का नंबर कहीं पे ऐड नहीं होगा फाइनल में। अब सिलेक्शन कैसे होगा आपका? सिलेक्शन है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है एक टायर 1 एंड ईच पेपर इन टायर 2 एंड टायर 3 का, वो जनरल के लिए 30% है, OBC एंड EWS के लिए 25% है, एंड बाकी लोगों के लिए मतलब SC ST जो बाकी PWD लोग हैं उनके लिए 20% है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, इसको आप पास करना है तो ही आप क्वालिफाई होगे। बाकी तो कितना कट ऑफ जाएगा, मार्क्स कितना हाई होगा, कितना कट ऑफ हाई होगा, वो तो बात की बात है, बट इतना नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं होगे नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है। अब जो मार्क्स आपको टायर 1 में मिलेगा उस हिसाब से आपको टायर 2 एंड टायर 3 में अपीयर होने देंगे। जैसे GSO पोस्ट के लिए टायर पेपर 3 देना पड़ेगा आपको, या AO पोस्ट जो WO पोस्ट है उसके लिए
पेपर 4 देना पड़ेगा, और बाकी के लिए टायर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 जो दो पेपर हैं, और टायर 1 में जो है ये सब लगा के आपको टायर 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे कि आप टायर 3 में एग्ज़ाम दे सकते हो कि नहीं। ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना। जो एग्रीगेट करेंगे उसके हिसाब से ही आपका इवैल्यूएशन होगा, एंड आपको उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट एक साथ होंगे। अब जो लोग स्किल टेस्ट के लिए अपियर नहीं होंगे वो जो स्किल टेस्ट के लिए मतलब CPUT और डेस्ट का जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप कौन सी पोस्ट, मतलब आप सारे पास कर गए हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जब जाओगे उसके पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपको कौन सी पोस्ट लेना है। ये जितने जो 32 पोस्ट है उसके अंदर कौन सी पोस्ट आपको लेना है वो आपको तभी प्रेफरेंस के लिए देना पड़ेगा। ये बात आप जान लो कि किसी पोस्ट में आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। कई फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे ये जो 7 पोस्ट है, जो इंस्पेक्टर पोस्ट होता है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट होता है, उनके लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। जैसे एक वैलिड आपको ID प्रूफ देना पड़ेगा, पैन, आधार, वोटर या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, आपका सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट ओरिजिनल फोटोकॉपी देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो NOC देना पड़ेगा। कोई कास्ट में OBC SC ST तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, या आप PW हो फिजिकली तो वीक, तो उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब फाइनल जो डिसीजन होगा कि कौन सी कैटेगरी में है, उसका एग्रीगेट स्कोर क्या है, वो तो सारे ही कमीशन ही सिलेक्ट करेंगे। आपका जो प्रेफरेंस है, आप जो एक बार पोस्ट प्रेफरेंस दे चुके हो वही फाइनल माना जाएगा, वो इरिवर्सिबल है, उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ध्यान से जब पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो ध्यान से भरना, ठीक है। और ये जो सारे पोस्ट है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में आपका पोस्टिंग हो सकता है, कहीं भी आपको दे सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, ठीक है। बाद में आप नहीं कह सकते हो कि हम यहाँ पे जॉब करने नहीं जाएंगे, तो जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगा वहीं पे आपको जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा। अब जैसे किसी का मार्क्स टाई हो जाते हैं तो उस हिसाब से तब SSC क्या करते हैं, मान लीजिए टायर 1, टायर 2, टायर 3 तीनों में जितना मार्क्स उसको मिला तो 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो गया, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये रिजॉल्व करेंगे कि टायर 2 में कितना मार्क्स मिला है, टोटल मार्क्स ऑफ रिलेवेंट पेपर्स इन टायर 2, ये भी सेम हो जाए तो टोटल मार्क्स इन टायर 3 करेंगे, वो भी सेम हो जाए तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे दोनों का। जो उसमें ओल्डर कैंडिडेट होगा उनका प्लेसमेंट पहले होगा, वो भी दोनों का अगर डेट भी मैच हो जाए, मतलब एक ही एज हो दोनों का, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये नेम जैसे कैंडिडेट का आएगा उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। ये तो उनका लक पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। फिर ये है कि आप अगर मिसकंडक्ट करोगे एग्ज़ाम हॉल में या मैल प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो इसके लिए आपको कैसे पनिशमेंट मिलेगा, ये आप देख लेना एक बार। ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कौन से पीरियड के लिए आपको कैसे पनिशमेंट मिलेगा। इसमें ये भी है कि आप अगर एग्ज़ाम चलने के टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप एग्ज़ाम वेन्यू से निकल जाए तो आपको डिबर कर देगा 2 साल के लिए। तो ये सब एक बार आप एग्ज़ाम देने से पहले आप देख लेना कि कैसे कैसे मिसकंडक्ट के लिए कितना आपको झेलना पड़ेगा। ये सारे लिस्ट दिया हुआ है। आप सारे ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट के लिए एसएससी जो नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। आप अगर मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन भरते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। इलेजिबल और ब्लड फोटोग्राफ देते हो, सिग्नेचर देते हो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ फोटो आइडेंटिटी कार्ड में जो है वही आपको, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट में है वही आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये सारे था एसएससी सीजीएल का सारे डिटेल्स। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जितना भी डिटेल दी हूँ इसके बाद आपका कोई भी चीज़ में कोई भी डाउट रहेगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है सारे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करने का। यही चाहिए होता है आपको, इसके ऊपर ही डाउट रहता है सारे स्टूडेंट्स को, मुझे भी था मैं जब एग्ज़ाम दी थी, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लेना वीडियो पूरा। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी कुछ पूछना हो किसी भी पोस्ट के बारे में, एग्ज़ाम के प्रोसीड्योर के बारे में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।